by Signature Global. Associate sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Specialty Hospital, bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की. स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर. वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस. कुछ काम किया गया है या फिर नहीं, और किया गया है तो कितना किया गया है, इन सभी बातों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है. तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे. इस सेशन में इस वक्त हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सीएमओ गुरुग्राम. डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज स्टेज पर आइए. बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का. साथ ही डीपी गोयल कैनविन फाउंडेशन से, गोयल जी प्लीज स्टेज पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डीपी गोयल जी का. डॉक्टर विक्रम यादव जी प्लीज स्टेज पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर विक्रम यादव जी का. इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष. Over to you, Ayush. और लगातार हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं. इससे पहले गुरुग्राम में विकास को लेकर के ग्राम पंचायतों के अंदर कितना काम हुआ, इन सारी विषयों को हमने बहुत बेहतर ढंग से वहाँ के प्रतिनिधियों के माध्यम से समझा है. लेकिन किसी भी जगह का या किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है सही मायने में जब वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये कह सकते हैं कि इतना कॉम्पिटेंट हो और इतना बेहतर हो कि लोगों को कम से कम जो सुविधाएं हैं वो उनके घरों तक पहुंचे या फिर उनको परेशान ना होना पड़े. तो आज इस महत्वपूर्ण सेगमेंट में हम लोग हेल्थ को लेकर ही चर्चा करेंगे कि आखिर गुरुग्राम के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना परिवर्तन आया है और अभी भविष्य की चुनौतियां क्या हैं, रोड मैप क्या है. इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी है बहुत बड़ी आप लोगों के ऊपर, और क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स, इतनी सारी योजनाएं हम लोग जब देखते हैं कि गवर्नमेंट के लिहाज से चलाई जाती हैं, एग्जीक्यूशन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है. अगर मैं अभी करंट में समझना चाहूँ तो कैसे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गुरुग्राम के अंदर, और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, बेहतर कैसे हो रहा है, थोड़ा सा बताएं इसको. थैंक यू चित्रांश एंड इंडिया न्यूज़. जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कोविड में बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है कि इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी हमने जो है प्रोग्रेस की, और आज की डेट में शायद ऑल सिविल हॉस्पिटल्स जिसकी भी मैं बात करूँ, इवन एसडीएच लेवल तक भी आरटीपीसीआर की या कंप्लीट हीमोग्राम, जो पहले कभी ऐसा नहीं हो पा रहा था, ये सारी रूटीन चीज़ें जो हैं सब अवेलेबल हुई हैं. लेकिन अब बियॉन्ड कोविड का टाइम आया है, तो अगर बियॉन्ड कोविड की हम बात करें तो अभी हेल्थ से रिलेटेड 15th फाइनेंस कमीशन में बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसकी अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, जैसे हरियाणा सरकार का और पहले से प्रयास रहा कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की मिनिमम जो है स्थापना करने का प्रयास रहा, और गुड़गांव में जो मेडिकल कॉलेज है शीतला माता मेडिकल कॉलेज, उसकी कंस्ट्रक्शंस अराउंड 20% के करीब होगी, और हमें उम्मीद है कि 24 में एटलीस्ट हम एकेडमिक सेशन के लिए इसमें संभवतः शुरुआत हो जाए. सिविल हॉस्पिटल जो है उसकी कंप्लीट डिमोलिशन बिल्डिंग की होगी है. जो दूसरा सिविल लाइंस वाला सिविल हॉस्पिटल है वो भी डीएनआईटी के टेंडर की प्रक्रिया में हो चुका है, और 400 बेडेड जो है सिविल हॉस्पिटल जल्द उसका भी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी. जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है, मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जल्दी से आपको बता रहा हूँ, उसमें 100 बेड्स की हमने ऐड कर दिया, और उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट कर दी गई, और उम्मीद है कि मार्च 2024 तक जो सेक्टर 10 का सिविल हॉस्पिटल है उसमें 100 बेड्स और एक्स्ट्रा हम जो है ऐड हम कर देंगे. और सोहना और पटौदी दोनों जो हमारे सिविल हॉस्पिटल कहूँ या सब डिविजनल हॉस्पिटल कहूँ, उनमें हमने गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और अनअसिस्ट, ये तीनों सर्विसेज जो अवेलेबल करवाई, जो पहले अवेलेबल नहीं थी. इसका एकमात्र पर्पज़ था कि रेफरल को अवॉइड किया जा सके और जितने भी सिजेरियन सेक्शंस एटलीस्ट वो वहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके. और जैसा आपने कहा, किसी भी
देश का या प्रदेश का या ज़िले का अगर आपने विकास जांचना है तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि वहाँ की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो सबसे कम हो। जितनी ये कम होगी उतना ही वो हेल्थ का इंडिकेटर बेस्ट माना जाता है, और इन्हीं सर्विसेज को हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात यहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि आगे हमारा क्या, एक इमरजेंसी क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम कोविड के बाद जो सोचा, वो उसमें भी गुड़गांव ज़िले में सिविल हॉस्पिटल में एक अलग से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा, जहां सिर्फ इमरजेंसी हैंडल की जाएगी एक्सेप्ट ट्रोमा, जिसको ट्रोमा के साथ उसको मिक्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन में ब्लॉक लेवल पे हम हर सिविल हॉस्पिटल की जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, और शहरी क्षेत्र में हम पॉलीक्लिनिक 6 बनाने जा रहे हैं, 4 ब्लॉक लेवल पे हम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर जो जहाँ कहूँ स्लम एरिया कहूँ या ऐसे एरिया कहूँ, हम कुल मिलाकर ऑलरेडी हमारे पास अगर 21 हेल्थ वेलनेस सेंटर या यूपीएचसी काम कर रही हैं, और 41 हेल्थ वेलनेस सेंटर पहले से काम कर रहे थे, 21 यूपीएचसी। इस लिस्ट में हम 40 और हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जोड़ने जा रहे हैं, जिनमें एक एमबीबीएस डॉक्टर के साथ एक फार्मासिस्ट, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा, एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ताकि लोगों को उनके जैसा आपने कहा कि घर के द्वार तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम यादव जी, एक तो आपका जो हॉस्पिटल आरवी हॉस्पिटल बहुत बेहतर तरीके से आप लोग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, एक अच्छा नाम, और वैसे भी गुरुग्राम को जब हम लोग देखते हैं तो एक मेडिकल हब के तौर पर ये डेवलप हो रहा है। कैसे देखते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को? और दूसरा ये है कि चैलेंजेस आप लोगों के सामने भी होते होंगे, क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम लोग बढ़ें, और उसमें आप लोग अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी स्टेट में अगर आपको हेल्थ मॉड्यूल देता है, हेल्थ केयर मॉड्यूल देखना है, तो आई थिंक गुड़गांव उसका बेस्ट एग्जांपल है। गुड़गांव में सारे के सारे कॉरपोरेट हब है हेल्थ का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब से सीएमओ सर जैसे बताया कि इतना अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का भी है इसी सिटी में सेम में, तो एक डाइवर्सिटी देखिए आप, एक टॉप लेवल के कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और एक टॉप लेवल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो। उसके बीच में हमारे वाले सेटअप्स आते हैं जो गवर्नमेंट, जो एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स ओन्ड हॉस्पिटल है, उनका भी बहुत ही बेहतर योगदान है। बिकॉज वो क्या होता है कि इतने टॉप कॉरपोरेट हॉस्पिटल को हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मुहैया करवा सके। तो डॉक्टर्स ओन्ड जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मिड सेगमेंट वाले होते हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट। तो हम उसको देखते हैं अपने भविष्य को, कि डॉक्टर्स पहले सिर्फ एक नर्सिंग होम बनाते थे या क्लिनिक्स बनाते थे, अब धीरे धीरे जैसे कि सरकार की तरफ से भी कुछ लोन की फैसिलिटीज़ वो सब मिल गई, तो उसके बाद में हेल्थ केयर में डॉक्टर्स भी आने लगे, तो वो भी एक तरह से कॉरपोरेट के बराबर के हॉस्पिटल हैं एट ए रीजनेबल कॉस्ट। और अगर ये इस तरह से ग्रो करता है तो आई थिंक कि स्वास्थ्य सेवाएं इस सिटी में तो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। डीपी गोयल जी, क्योंकि कैनविन फाउंडेशन की बहुत सारी हम लोगों ने मुहिम को देखा, और खासतौर से कोविड का वो दौर हम लोगों को याद है जिस समय आप लोगों ने यहाँ के जनता तक वो सहूलियतें पहुँचाई जिनके लिए लोग बहुत परेशान थे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और सीधे तौर पे अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं और अपनी भूमिका को उसमें आप कहाँ पर आंकते हैं? क्या आपको लगता है होना चाहिए भविष्य की बेहतरी के लिए? चित्रांत जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जैसे सीएमओ साहब ने बताया, विक्रम यादव जी ने बताया कि ऑब्वियसली कि यदि हम लाइफ इंडेक्स की बात करते हैं और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, तो यदि हम एक घर में खुशी की बात करते हैं कि घर खुश हो और वो देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे, तो उसमें खुशी का रास्ता हेल्थ से होके जाता है। जब तक हेल्थ हमारे घर में नहीं होगी, हर बंदा हेल्दी नहीं होगा, तो वो खुश नहीं रह सकता। उसको हेल्थ को कैसे पाना है, इसमें ज़रूर एक हमें अपने आप में अवेयर होना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो हमारे शहर में, किसी भी शहर में हम रहते हैं, तो प्राइमरी लेवल से लेकर और हमारे हायर लेवल तक हमारी जो फैसिलिटी है वो एक बहुत अच्छी बुनियाद उसकी होनी चाहिए। यदि हम पिछले 3-4 साल को देखते हैं, तो हम इतनी तेज़ी से जो हमारा शहर पिछले 20 साल में बढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि एकदम से हमारे पास आपातकालीन स्थिति बनी कोरोना के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं जो यूपीएससी पीएससी सेंटर होते थे, जो हमारे आसपास हमारी सुविधाएं थी पहले से, लेकिन वो कहीं उसके बारे में लोग अड़ोस पड़ोस में भी नहीं जानते थे। तो उनकी भूमिका देखिए, और किस तरीके से सीएमओ साहब ने, हमारे अनुज भाई बैठे हैं, इनकी पूरी टीम ने कैसे एक परिवार की तरह शहर को संभाला। तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं पहले थी और उनके ऊपर हमारे प्रशासक अच्छे थे, तो हम उसको अच्छी तरीके से संभाल पाए।
लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम देखते हैं कि खामियां क्या हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या है और उसमें हमारी भूमिका क्या है, इसमें निश्चित तौर पे हमारे को सभी को इसमें साथ 360 डिग्री मिलके काम करना पड़ेगा। चाहे वो सरकार हो, चाहे हमारे प्रशासक हो, या हमारे नेतागण हो, या हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, NGOs हो, सबको मिलके अपनी जिम्मेदारी को एक देखना पड़ेगा, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जहाँ तक कैनविन फाउंडेशन की बात है, कैनविन फाउंडेशन एक मिशन पे काम कर रहा है, कैसी अच्छी हेल्थ सर्विसेज एक आम परिवार को, जिसकी पॉकेट साइज खर्च करने का कम भी है, वो उस परिवार तक कैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अफोर्डेबल, अप्रोचेबल और एश्योरेबल करने में अपनी भूमिका अदा कर पाए, उसमें मैंने पिछले 3 साल में कोशिश की और बताते हुए बड़ा अच्छा भी लगता है, एक गर्व का एहसास भी होता है कि हम सब ने मिलके उसमें थोड़े प्रयास किए और प्रयास के रिजल्ट ये रहे कि काफ़ी परिवारों की हम जान कोरोना टाइम में बचा पाए। हमने अपना एक ओयो का हॉस्पिटल कन्वर्ट करके, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके, सरकार की सहायता करके 2400 कोविड कैंप हमने उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा, वैक्सीनेशन कैंप्स में हमारा छोटा मोटा योगदान रहा। तो जब हमने छोटी छोटी अपनी भूमिका उसमें कंट्रीब्यूशन के तौर पे सेवा भावना से हमने की, तो निश्चित तौर पे उसके परिणाम भी अच्छे आए और आज हमें लगता है कि इस तरीके से एक मॉड्यूल भी तैयार हुआ, जिस मॉड्यूल को हम कॉपी करके आने वाले टाइम में और इसमें सुधार करके इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, RWS हैं, उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार की ऐसी बहुत सारी पॉलिसी योजनाएं आती हैं जिनका प्रचार प्रसार एक आम परिवार तक नहीं हो पाता, तो उसमें RWS मिलके बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। और इसमें जो भी हमारे जिला प्रशासक हैं, हमारे CMO साहब हैं, एक हमारा PPP मॉडल भी हम क्रिएट कर सकते हैं और एक पब्लिक संवाद भी हम कर सकते हैं, जिसके तौर पे वो जितनी भी योजनाएं सरकार की आती हैं उसको हम हर घर तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, अब मैं इसी विषय पर आना चाहता हूं, क्योंकि स्कीम्स हम लोगों ने बहुत सारी देखी, अभी जैसे चिरायु योजना हमने देखी या निरोगी हरियाणा, कैसे इसमें आप गुरुग्राम को देखते हैं, क्योंकि पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ये स्कीम्स और इनका फायदा कैसे मिले, इसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आपको याद होगा चित्रांश, नवंबर में 21 नवंबर के चिरायु जो है उसकी योजना लॉन्च की गई थी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये अपने आप में एक अनूठी योजना इसलिए है क्योंकि इससे पहले अगर आप आयुष्मान की बात करें तो आयुष्मान में हम ये सर्विसेज हम दे रहे थे और आयुष्मान में 1.2 लाख जो सालाना इनकम की फैमिली थी उनको इन्वॉल्व किया जाता था और उनकी 5 लाख की सालाना जो है उनको हम किसी भी अस्पताल में जो आयुष्मान के पैनल पे थे उनको सर्विसेज मुफ्त मिल रही थी, 5 लाख तक की मिल रही थी। हरियाणा सरकार ने इसको 1.8 लाख सालाना इनकम कर दिया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन हरियाणा की 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जो है हरियाणा की पॉपुलेशन, जो कि 2.5 करोड़ के करीब हमारी टोटल पॉपुलेशन है। तो चित्रांश आप मान सकते हैं 33% के करीब जो है पॉपुलेशन इसमें कवर होगी और 5 लाख तक का सालाना इलाज आपका परिवार का वहाँ पर हो सकेगा, मुफ्त हो सकेगा। इसमें मैं एक चाहूँगा, जैसे अभी हमारे डॉक्टर विक्रम बैठे हैं RV हॉस्पिटल से, तो मैं सभी हॉस्पिटल्स को चाहूँगा कि जो एक्सटेंडेड आयुष्मान जो या चिरायु जिसको हम कह रहे हैं, इसमें हमारा साथ दें और हम पैनलमेंट करवाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक विजन है कि हर हरियाणा निवासी का एक बार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 साल में जरूर हो जाना चाहिए। इनिशियल ये किया गया है जो अंत्योदय परिवार हैं, यानी जो जिनको हमने 1.8 लाख तक को इनकम को चिरायु में इंक्लूड किया है, पहले इनका स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाए और उसके बाद कंप्लीट हरियाणा का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाए और संभवतः इस स्कीम को आगे एक्सटेंड किया जाए। तो मैं सभी हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल से या जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आयुष्मान में या इसमें चिरायु में अपने आप को अनरोल करें, क्योंकि देर सवेर से हम ये सभी हरियाणा निवासियों का हम निरोगी हरियाणा में जो है अनरोलमेंट करने जा रहे हैं। और जब पूरा हरियाणा निरोगी होगा या पूरी हर आयु निरोगी होगी तभी चिरायु हरियाणा होगा। ये हमारा एक अभियान है और हम इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना टच किया, क्योंकि हम लोग अभी ये देखते हैं, आप आजकल तो हर चीज़ें बड़ी टाइम बाउंड कर दी गई हैं, कोई भी स्कीम्स है तो हर जिले के अंदर एक प्रतिस्पर्धा है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जो आप लोगों के सामने टारगेट था, क्या उसको अचीव कर पा रहे हैं, और उसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई हर्डल्स हैं अगर आप उसको बता सकें। मैं अगर ओवरऑल चिरायु कार्ड बनाने की बात करूं तो उसमें देखा जाए तो हरियाणा ओवरऑल इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख का जहां टारगेट था, हम तकरीबन
70 लाख के करीब जो हैं हम कार्ड बना चुके हैं, यानी अभी भी 50 लाख के आसपास, 48 लाख एग्जैक्ट फिगर मैं बताऊं कि करीब कार्ड बचे हुए हैं। लेकिन आज इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा के लोगों को आह्वान करूंगा, जिनका इसमें वो है, आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाएं और वहाँ पर जाकर अपना चिरायु कार्ड जो है वो ज़रूर बनवाएं। नज़दीकी आशा बहन से, अपने सरपंच से, अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हैं तो पार्षद से, उनसे संपर्क करें। सभी के पास ये लिस्ट उपलब्ध है। अन्यथा आप जिन लोगों को अंत्योदय परिवार में नाम आया हुआ है और PPP पहचान पत्र, हरियाणा पहचान पत्र बना हुआ, वो इसमें हमारा जाकर अपना कार्ड बनवाएं, ताकि हम आपको ये स्कीम करवा सकें। और निरोगी की जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी तक मैं अपने ज़िले की बता सकता हूँ एग्जैक्टली। उसमें हमने ऑलमोस्ट जो है ये टारगेट रखा था कि 2 साल के अंदर अंदर हमने इनको करना, और जिस प्रोग्रेस के साथ हम 500 से लेकर 1000 लोगों का प्रतिदिन स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट अंत्योदय परिवार जो गुड़गांव में बनते हैं, जिनके बेनिफिशियरी बनते हैं 3,20,000 के करीब, अगर रोज़ाना हम इतने करेंगे 1000 प्लस, और कभी जब कैंप मोड में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम 2 साल में अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये विज़न था कि हम इस साल ही 31 दिसंबर तक सारे चिरायु कार्ड बने, लेकिन लोगों ने, जैसा मैंने बताया कि अभी हम सिर्फ 70 लाख के आसपास बना पाए। तो एक बार वही आह्वान आपके थ्रू और चैनल के थ्रू, और जब भी कभी आपको भी मौका मिले, या सभी जहाँ पर भी जिसको मौका मिले, मैं ये कहूँगा कि अपना चिरायु कार्ड बनवाएं और निरोगी हरियाणा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए आगे आएँ। नहीं, बिल्कुल आपकी अपील और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से लोग ज़रूर सुन रहे होंगे और उसमें ज़रूर वो अपना भी जो सहयोग है वो देंगे। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, चूँकि अभी जो बात सर ने कही, क्योंकि आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, और जब सबकी सामूहिक इसमें सहभागिता होगी तो बहुत आसानी से जो स्कीम्स हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकेंगे। क्या विचार कर रहे हैं इस विषय में आप? देखिए, जैसे CMO सर ने बताया कि एक्चुअली हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी प्रिवेंटिव थी नहीं। हमारे यहाँ जब बीमार होते हैं तभी हॉस्पिटल में जाते हैं। अब तो ये 4-5 साल से, जब से कोविड आया है 1-2 साल से, तब से लगा है कि निरोगी आदमी को भी एक बार अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो सर बता रहे हैं कि चिरायु में, कि एटलीस्ट एक बार हर आदमी को अपना साल में या 2 साल में अपना हेल्थ चेकअप बिना किसी बीमारी के भी करवाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, मैं सर के मतलब आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, जितने भी प्राइवेट सेटअप्स खुल रहे हैं गुड़गांव के अंदर, आप भी सर एग्जैक्ट फिगर बताएंगे कितने हॉस्पिटल्स हैं। अब एक हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर अगर रजिस्टर हो गया, तो उसके लिए एनपेनलमेंट के लिए बार बार एनपेनलमेंट, इसके थ्रू एनपेनलमेंट करिए, इसके थ्रू करिए। अगर ये एक ही उससे हो जाए कि एक बार सर ने बोल दिया कि भाई, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, वो सारे एनपेनलमेंट ऑटोमेटिकली उसके साथ हो जाएं। तो ये सब चीज़ें इनसे थ्रू गुजरना नहीं पड़ेगा। आपको 50 TPA, 10 पैनल्स, 5 सरकारी वाले, इनके सब के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो अल्टीमेटली हर चीज़ की कॉस्ट है, तो कॉस्ट इसलिए बढ़ती है कि आपको मैन पावर, उसके सब कुछ लगाना पड़ता है। तो ये मैं रिक्वेस्ट, आप ये कह रहे हैं कि प्रोसेस लेंदी है, अगर उसको थोड़ा सा नहीं, एक ही बार हो जाए, अगर रजिस्ट्रेशन हो, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो गया, हॉस्पिटल खोलने के लिए आप कैपेबल हैं और आपको परमिशन मिल गया, तो सारे के सारे पैनल्स ऑटोमेटिकली उसके आपको हो जाने चाहिए। डीपी गोयल जी, चूंकि सामाजिक संस्थाओं की भूमिका बड़ी अहम होती है, मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने किस तरीके से जो अपनी भूमिका है उसको निभाया। खासतौर से कोविड काल का जिक्र हम लोग बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि वो यादें जहन में हैं अभी हम लोगों के। लेकिन सामाजिक संस्था को रन करते हुए आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, या सरकार के स्तर पर आपको क्या लगता है कि क्या विशेष फोकस होना चाहिए, या आप लोगों को सहयोग मिले ताकि दोनों लोग अपना जो पैरेलल है, जो सहयोग है, उसके साथ जनता तक कम से कम अपनी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचा सकें? क्या दिक्कत है या क्या चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए चित्रांश जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को जो अपना सब कुछ लगाता है, समय भी लगाता है, पैसा भी लगाता है, उसको क्या चाहिए? उसको थोड़ा सा सम्मान चाहिए, थोड़ा सा उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए। यदि कोई भी RWA का कोई एक मैं कहता हूँ एक आम आदमी जो एक पार्क में पौधों का ख्याल रख रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, यदि उसको थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, ये अपने RWA में मिल गया, जिला प्रशासन की तरफ से मिल गया, तो उसको और एनर्जी मिलती है। ना केवल उसको एनर्जी मिलती है, और भी जितने और लोग उसको देखते हैं कि उसने अच्छा काम किया, उसको ये एक्नॉलेजमेंट मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ज़रूरी विषय है। दूसरी बात, जो विश्वास की बात होती है कि आज बहुत सारी ऐसी NGO है जिस पे हम लोग शक करते रहते हैं। अब देखिए, नेगेटिव लोग बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन मतलब वो ख़राब सबको कर देते हैं। आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा जो एक पीछे जो मुझे लगा पिछले 5-10 सालों में जो तकलीफ आई, वो है कि हमें डॉक्टर के ऊपर भरोसा ही कम हो गया।
जो हम जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते थे उन्हीं पे हम शक करने लगे, लेकिन सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते। इसी तरह संस्थाओं की बात आती है कि हमें संस्थाओं को साथ लेके उस पर विश्वास रख के उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अभी कैनविन उस स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। आज हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल अपना कैनविन और आरोग्य धाम के नाम से अभी लेके आ रहे हैं, 3 हमारे पॉलीक्लिनिक हैं, लेकिन फिर भी हमें एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए। सबको साथ मिलके हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि त्रैमासिक कोई हमारी मीटिंग हो। जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, हमें ये बताते हुए बड़ा अच्छा भी लगता है कि हमारे को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह के बहुत इनिशिएटिव में साथ लिया जाता है, तो एक अच्छा लगता है कि भी हाँ, इस विषय पे हमारे को आगे लिया गया। जैसे चिरायु कार्ड बनाने की बात थी, उसमें भी कैनविन फाउंडेशन ने अपना योगदान दिया। आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने थे, उसमें भी हमारी जो भी अपनी भूमिका हो सकती थी वो। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, कैसे आपने किया, लोगों को मदद कैसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। सबसे बड़ी बात ये है चित्रांश जी की जो हमारी आम घर तक जो पहुंच है वो हमारी ईजी होनी चाहिए। हमारे को चाहिए वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, मीडिया का माध्यम है, या फिर हम जैसे हमारी आशा वर्कर हैं, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग सोशल वर्कर। आज मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि आज लगभग हर कॉलोनी से एक मोजीज आदमी कैनविन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया सच्चा साथी। आज हम सोचते हैं कि अपने इस इलाके में मान लो एक छोटी सी कॉलोनी है, वहाँ तक हमें अपनी बात कैसे पहुँचानी है। तो आज हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा डाटा हमारा तैयार हो गया है कि हमें अपनी बात को गुड़गांव के हर घर तक पहुँचाना आसान हो गया है। पहले तो आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसमें आप ट्रस्ट आप कैसे डाल सकते हो, तीसरा आप लोगों के भले की बात कैसे करते हो। हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं कि हम अपने भले की बात सोचते हैं कि हमारे लिए क्या है, इसमें हम क्यों जाएं, इसमें टाइम क्यों लगाएं। लेकिन उसके साथ साथ जो समाज में ऐसे लोग बहुत हो जो एक लेवल के बाद देने की सोच रखते हैं, तो हमें उन सबको एक साथ इकट्ठा लाना पड़ेगा, अच्छे लोगों का क्लब बनाना पड़ेगा। और वही हमने कैनविन फाउंडेशन ने किया है। आज चाहे कोई भी बात आती है, मतलब किसी भी तरह की कोई इनिशिएटिव आता है, उसमें हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, परिणाम ज़्यादा आते हैं। तो इसी तरह की हमें कोशिश करनी चाहिए। और अभी हमने पीछे एक ब्लड ऐप भी हमने शुरुआत की रक्तदान के नाम से। हमने हमने एम्बुलेंस की भी शुरुआत की थी। तो हमें जितना एक रिस्पांस मिलना चाहिए उससे कई गुना रिस्पांस मिलता है। और जो रिस्पांस होता है वो हमारी ताकत होती है, उसमें और ताकत के साथ हम काम कर पाते हैं। तो इस तरह से हमें सभी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, उनके विचार को सुनना पड़ेगा, उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और उनको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करके उनको अवार्ड या कोई भी इस तरीके से हम मोटिवेट करेंगे तो समाज में हमारी एक अच्छी पहल होगी, लोग और अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपका विजन क्या है, क्योंकि हालांकि इसके बड़े डायमेंशंस हैं और अगर हम लोग इस पर चर्चा करने बैठे हैं तो शायद समय भी कम है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में या ब्रीफ करके समझा सकें कि विजन क्या है, खासतौर से गुरुग्राम को लेकर के या हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से और बेहतरी की जा सकती है, कैसे इसको आप देखते हैं? बिल्कुल चित्रांश, विजन रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी शायद पिछले डिस्कशन में एक बात चलने लग रही थी कि गुरुग्राम शायद पहला ऐसा ज़िला है मुंबई के बाद जहां 2 महानगर पालिकाएं नगर निगम बनाई गई हैं। तो बिल्कुल अगर मैं एक मौका मिला तो शायद ऐसा कहूं कि गुरुग्राम मुंबई या मुंबई से आगे जाने की कोशिश कर रहा है और मुंबई शायद वो कंपैरिजन की बातें होती, मैं ये कंपैरिजन करना नहीं चाहता, और न्यूयॉर्क या उनसे भी बेहतर बनना चाहता है और बनना भी चाहिए। विजन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि थैंक यू, जैसे कैनविन ने कहा था ऐसा हमारी एनजीओज़ के लिए हमारा हमेशा इनको सबको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, एक साथ ही बैठे हैं तो ये। दूसरा, जैसे अभी डॉक्टर विक्रम ने भी कहा है आरवी हॉस्पिटल से, ऐसे सभी लोगों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूँ किस तरह से हमने एक नई विज़न की बात आपने कही, तो मेरे डीआईओ डॉक्टर जयप्रकाश मेरे साथ बैठे हैं, सामने बैठे हैं, वो भी इस मुहिम में शामिल रहे। किस तरह से किया हमने, हरियाणा में प्रदेश में हम पहले ऐसे थे जब हमने सजेशन किया, और इससे पहले इंडिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा था कि HMIS हमारा एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम डेटा अपलोड करते हैं। तो हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वैक्सीनेशन का डेटा हमने उसमें इंक्लूड किया। इससे पहले क्या होता था कि हमें पता ही नहीं हो रहा था कि जैसे गुरुग्राम की अगर बात करें जहाँ 300 के आसपास बड़े या हॉस्पिटल्स के हैं जिनमें एडमिशन की फैसिलिटी है, 1200 के करीब नर्सिंग होम है, इतनी फैसिलिटी अवेलेबल। तो हमने उन सबको जोड़ा जहाँ बर्थ हो रही हैं, जहाँ डिलीवरीज हो रही हैं, ताकि हम उनका डेटा कैप्चर कर सकें। और कल को आपको ही जरूरत है, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे अपना वैक्सीनेशन डेटा चाहिए, तो उसका कहीं तो रिकॉर्ड हो। तो एक हमने इस मुहिम में काम किया, तो हमने अल्टीमेटली ये देखा, उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें सुधरी। हमारी बच्चों की वैक्सीनेशन सुधरी, मदर्स की वैक्सीनेशन सुधरी, और उसी की वजह से हम मटरनल मोर्टेलिटी और
इन्फेंट मोर्टलिटी रेट गुड़गांव इस बार में कम करने में सक्षम रहा। और जब हम एक चेक रखते हैं तो ऐसे में भी ना जो हरियाणा में हमेशा बात उठती रही है, तो सेक्स रेशो एट बर्थ वो भी हमारा इम्प्रूव हुआ। ऑल टाइम हाई गुड़गांव 925 पे पहुंचा, हरियाणा भी ऑलमोस्ट 917 पे पहुंचा इस बार। तो उसका एक ये इफेक्ट आता। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कॉरपोरेट सेक्टर को साथ में लेके, मध्यम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको लेके साथ चलना पड़ेगा, ऐसी कैनविन जैसी संस्थाएं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी उनको साथ लेना पड़ेगा। और संभवतः एक वो वक्त आ गया है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मैं चाहूँगा आज आपके न्यूज़ चैनल से प्रार्थना भी कहूँगा, रिक्वेस्ट भी कहूँगा, और सहयोग, तीनों बातें एक साथ का, जिसको या दो बातें एक साथ कहूँगा, प्रार्थना और सहयोग, कि हम एक ऐसी मुहिम चलाएं कि जब हम एम्बुलेंसेस का काम करते हैं, एम्बुलेंसेस जब किसी को लेके जाती हैं, तो जब ग्रीन कॉरिडोर एक क्रिएट किया जाता है जब सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए है, लेकिन ये एक मेरा एक ऐसा विजन है कि जब कभी भी एम्बुलेंस हो तो हमें स्मार्ट सिटीजन्स जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्मार्टियंस या सिटीजन का जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दोनों, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा एक मुहिम हम चलाएं और हर महीने या 2 महीने में एक हम ऐसा ट्रायल करें, और जिसमें आप हमारा सहयोग दें ताकि हम आम लोगों को ये बता सकें कि एम्बुलेंस को रास्ता देना कितना ज़रूरी है, और उसमें किसी को जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, खास करके अगर उसको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक हम जिसको बोलते हैं, या हार्ट अटैक, ऐसी कोई बीमारी है जहां इमीडिएटली अगर विद इन फ्यू मिनट्स, या ट्रोमा का केस है अगर पहुंच जाए तो उसकी जान बचाई जा सके। एंड ऑफ कोर्स हमारा एकमात्र अभियान जो ये रहेगा कि आने वाला, जैसा शुरुआत आपने कही थी, वापस वहीं पहुंच रहा हूँ कि MMR और IMR को रिड्यूस करके किसी भी कंट्री का वही है ना, हेल्थ इंडिकेटर्स, इट इज़ नॉट द GDP, इट इज़ द हेल्थ इंडिकेटर विच सजेस्ट के कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट। सो हमारा टारगेट वही रहेगा। डॉक्टर विक्रम यादव जी, चूंकि हम लोग एक जो चीज़ बार बार डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे अहम ये हो जाता है, क्योंकि कोविड के बाद आपको क्या लगता है बदला क्या है? जैसे आपने कहा कि लोग प्रिवेंटिव तौर पर उतना ज़्यादा पहले एक्टिव नहीं थे कि जो आदमी स्वस्थ है वो अपना चेकअप क्यों कराए, इस तरह की मेंटेलिटी क्या, लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें बदली हैं कोविड के बाद, या लोग थोड़ा सा इसको लेकर के अवेयर हुए हैं? और इसके अलावा आप लोग अपनी भूमिकाओं को फिर कैसे इसमें देखते हो? जो बात अभी सर ने कही कि भाई सबको साथ चलना है, तो क्या तैयार हैं सब आप लोग? देखिए, कोविड के बाद तो डेफिनेटली जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हर आदमी आजकल अपना देखता है कि मेरे डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं, मुझे अपना ये देखना है मेरा स्वास्थ्य का क्या वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा। और आजकल तो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अपना एक हेल्थ इंडेक्स भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं कि आपका पहले स्कोर 56 था, नाउ यू आर 67, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप बोलो कि मेरा वेट इतना कम हुआ, मेरा अब इतना हुआ, तो वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशनल फैक्टर कि आप प्रोग्रेसिवली आप हेल्थ केयर में वो आप अचीव कर रहे हैं जो टारगेट आपने सेट किए हैं। दूसरा, जैसे CMO सर ने बताया कि देखिए हमारा योगदान तो हमेशा सरकार के साथ ही रहता है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, पहले तो पता ही नहीं चलता था कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन कहीं था ही नहीं। हम लोग अपना काम कर रहे थे, हम लोग सारे के सारे बिल्कुल डिजीज़ स्पेसिफिक या जो ट्रीटमेंट स्पेसिफिक काम करते थे, प्रिवेंटिव सोचते थे कि सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। अब जब से ये इंटीग्रेशन हुआ है, जब से इतना सारा आपस में बात होने लगी है, तो कहीं ना कहीं इम्यूनाइजेशन हो, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी जिम्मेवारी है, और वो हम कर भी रहे हैं। जब भी कभी भी कहीं से भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम का लॉन्च होता है तो उतनी बराबर की भागीदारी हमारी भी है। तो ये तभी हो पाता है कि जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आप लोग एक ही उसमें, और जितनी भी ये स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं एक ही पेज पे रहें। और तीसरा ये कि पॉपुलेशन जिस तरह से गुड़गांव की बढ़ रही है, इसमें तीनों टायर बिल्कुल एक साथ चलना ही होगा, गवर्नमेंट सेटअप्स, कॉर्पोरेट्स एंड हेल्थ केयर फाउंडेशन। कोऑर्डिनेशन है आपको लगता वो है? कोऑर्डिनेशन हाँ अभी बहुत अच्छा है। डीपी गोयल जी, एक बहुत अहम विषय है जिसको अभी सर ने भी उस ओर इंडिकेट किया। एक तो सेक्स रेशियो हम लोगों ने देखा अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, कैसे इसमें आप लोग अपनी भूमिका को देखते हैं? क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है लोगों को सहायता पहुंचाने के साथ साथ अवेयर करना या लोगों को बताना, क्योंकि ये सबकी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कैसे देख रहे हैं कि एक बार हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर से डिक्लाइन दिखना शुरू हो गया? जितना से किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सामाजिक जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसके जो यदि हम सुधार की बात करते हैं तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो जन जागरूकता, एक दूसरी जन भागीदारी। हम जागरूकता लोगों को साथ लेके करें। तो पिछले कुछ समय की जब बात करें, चाहे वो हमारी उसका कारण कोई भी रहा, चाहे सरकार की एक अच्छी पॉलिसीज आई
या पढ़ाई लिखाई लोग अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, एक लोगों में अवेयरनेस आ रही है। जहाँ तक स्पेसिफिक आपने सेक्स रेशियो की बात करी, मैं देखता हूँ यदि आज से 15 साल पहले जब हम बच्चे पैदा कर रहे थे, जब हम शादी हुई थी हमारी, तो हमारे परिवारों में बात थी कि यार लड़का होना जरूरी है, लड़के के बिना खानदान आगे नहीं बढ़ता। लेकिन यदि आज की हम पीढ़ी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें जागरूकता बहुत आई है। हम जरूर हमारे वो धार्मिक विषय हैं या पारिवारिक विषय हैं, हमने कहीं जो हमारी समाज में एक जागरूकता आई है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ी है। उसमें सामाजिक संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जागरूकता यदि फैलाने की बात आती है तो उसमें कोई भी किसी तरह की भी पॉलिसी सरकार ले आए, वो जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन भागीदारी ना हो। और जन भागीदारी का मतलब ओबियसली जो समाज के जागरूक लोग हैं वो उस बात को, विषय को आगे बढ़ाएं। जब एक परिवार, एक समाज की बात करते हैं, एक कॉलोनी की बात करते हैं, वो पूरी कॉलोनी 2-4 घरों को देख के चलती है, उसके मौजूद लोगों को देख के चलती है। तो हमें उनको जागरूक करना पड़ेगा और उनके हिसाब से सिस्टम चलेगा। जहाँ तक आपने कोविड के बाद की बात करी कि उसमें व्यवस्थाएं कैसी होगी, कि इसमें आप अपने आप को कैसे देखते हैं, जैसे डॉक्टर विक्रम यादव जी ने बताया कि जो छोटे हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में, उनका गुड़गांव के हेल्थ सेक्टर को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूंगा विक्रम यादव जी का। ये पुराने गुड़गांव से अब नए गुड़गांव की तरफ भी गए तो भी इन्होंने पुराने गुड़गांव का साथ नहीं छोड़ा। आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे परिवार हैं जो विक्रम यादव जी और आरवी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह के जो छोटे हॉस्पिटल हैं वो थोड़ा सा एथिकल प्रैक्टिस को और बढ़ाएं। हम जो हेल्थ केयर, जो सेवा का माध्यम था, वो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने की वजह से या किसी और कारण से वो थोड़ा कहीं दूसरे रास्ते की तरफ जाने शुरू हो गए। तो मैं आपके माध्यम से एक इंडिया न्यूज़ हरियाणा की विशेष तौर पे तारीफ करना चाहूँगा कि उसने जागरूकता फैलाने में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। जो आप ये देखिए साउथ हरियाणा इनक्लेव, जहाँ तक मैं कहता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं तो आप हमें एक्नॉलेज कर रहे हो, आप हमारे को अप्रिशिएट करो, यहाँ बुला के हमारी अच्छा काम कर रहा है इंडिया न्यूज़ हरियाणा हमेशा उसके साथ है। और आप लोग की भूमिका तो वैसे भी बड़ी महत्वपूर्ण, मैंने पहले भी कहा, वो कोविड का दौर याद है हम लोगों को। नहीं, इसमें मीडिया की जो भूमिका बहुत ज़्यादा, उसमें मैं ऑलवेज अप्रिशिएट किया। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने हमेशा अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया है। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम जो लोग हैं वो इमरजेंसी में जागने वाले लोग हैं, लास्ट डेट पे काम करने वाले लोग हैं। जिस तरीके से कोविड के बाद हमारा हेल्थ केयर एकदम से दुरुस्त होना चाहिए था, आज भी मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। और मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, हमारा गुरुग्राम आज आबादी 35-40 लाख के करीब हमारी आबादी हो गई है। हमारे को हर कोने में एक हॉस्पिटल की जरूरत है, वो भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है। तो मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से भी निवेदन करूंगा, हमारे राव साहब से भी ये निवेदन करूंगा कि हमारे जो पुराना हॉस्पिटल जो हमारा था, इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में आप करिए। इसके लिए कोई एक ऐसी स्पेशल टीम बनाइए जो इसको मॉनिटर करे, इसमें हमारे माइलस्टोन्स बनाइए। तो गोयल साहब, लेकिन मंथली हमारा गुड़गांव के अंदर क्या मतलब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सुयमो साहब हमारे साथ हैं, हम लोग इनसे ही सबसे पहले पूछेंगे। आप ये बताइए गुड़गांव के अंदर ऐसी क्या चीज है, क्योंकि ये तो एक हेल्दी डिस्कशन है ना, क्या आपको लग रहा है कि जिस पर अभी फोकस होना चाहिए? साहब भी अकेले बेचारे क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने अपने लेवल पे वो काम किया जो और कोई कर ही नहीं सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सरकार के पास विषय बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, लेकिन हमारे को इसकी स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए। कैनविन का एक बड़ा दर्द भी है, लेकिन अपनी सरकार में होते हुए भी कई बार हम अपनी बात को खुल के नहीं बोल पाते। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं खुल के ये सुझाव देना चाहता हूँ अपनी सरकार को कि हमें जरूर इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो गुरुग्राम है, जो पूरे इंडिया का एक चेहरा है, वहाँ से पूरा देश जुड़ा हुआ है, विदेशों तक के यहाँ पे हमारे मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। तो हमारे सरकारी जो अस्पताल है, सरकारी व्यवस्था को कई गुना दुरुस्त करना पड़ेगा। और जो हम बड़े हॉस्पिटलों की तरफ देखते हैं जाके, वो कहीं ना कहीं हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे को सरकारी तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, देखिए ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताना कि भाई ये फला चीज़ है, इसमें ये दिक्कत है या इस चीज़ के सामने ये चुनौतियां हैं, लेकिन असल परेशानी क्या है उसको तो आप ही लोग डील करते हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी बेहतरी के बीच में जिन चुनौतियों से आप लोग निकलते हैं, अभी भी आपको क्या लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके जहन में हो, आपको लगता है कि नहीं आप उस पर फोकस कर रहे हैं और भविष्य में कम से कम गुरुग्राम वासियों को तो उसका लाभ जरूर मिलेगा? क्या चैलेंजेस देखते हैं? बिल्कुल चित्रांश, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊँ, उससे पहले मैं दो हमारे साथियों ने जिक्र किया था, उन दोनों बातों के अगर जवाब दें तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर विक्रम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके बाकी साथियों से अब अनुरोध है कि IMA आगे आए और एक बार दोबारा साथ में बैठें और जो भी पॉसिबल हो नर्सिंग होम एक्ट में या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हम उस पर काम करना चाहते हैं, ताकि एक सिंगल विंडो प्रोसेस हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही विज़न है और हम इस पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी आगे आए जो, ताकि आपका ये प्रोसेस जो है वो लेंथी ना हो। जहाँ तक
बात की डीपी गोयल जी ने कैनविन संस्था की तरफ से, तो मैं आपको बताऊं चित्रांश, शुरुआत में हमने बात की भी थी। पहली ये कि मेडिकल कॉलेज का हमारा कंस्ट्रक्शन आपकी नॉलेज में भी है, आपके कार्य क्षेत्र में भी है। शीतला माता मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट होगी और संभवतः इनिशियली जो है सिविल हॉस्पिटल उसके साथ ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि क्लिनिकली क्लासेस के लिए जो बेड्स की जरूरत होती है तो वो एक पार्ट रहेगा। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि सिविल लाइंस वाले सिविल हॉस्पिटल का जो है CPWD को DNIT और वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तीसरी एक मैं आपको और आज यहाँ चैनल पे एक बात और डिस्क्लोजर में देना चाहूँगा। इससे पहले GMDA सेक्टर 67 में जो एक आपका यहाँ पर हो गया, द्वारका एक्सप्रेस के पास मेडिकल कॉलेज हो गया, शहर के बीच में आपका सिविल लाइंस का हॉस्पिटल हो गया, आपके दूसरे कॉर्नर पे पटौदी फरूख नगर वाली साइड में सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 हो गया, और जो चौथा कॉर्नर आपका बचा सोहना, वहाँ पर हमने जो 67 सेक्टर में GMDA की हॉस्पिटल की साइट थी 7 एकड़ के करीब है, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका प्रपोजल भेज दिया और मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं होती हैं उसमें उसको हम इंक्लूड करके वहाँ हम एक और सिविल हॉस्पिटल का प्लान हम बनाने जा रहे हैं। तो ये तो हुआ ये। जहाँ तक सवाल है चुनौतियों का, बिल्कुल कोविड में आपने देखा कि किस तरह से हम प्रेजेंट स्टाफ के साथ काम कर पाए, ये सब भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक प्रोसेस होता है, लेंथी प्रोसेस, सब चीज़ों का एक मैं तो नहीं कहूँगा जो डीपी गोयल जी ने कहा कि सरकार में ये ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारी चीज़ें अब तो NHM के माध्यम से मैंने आपको भी जिक्र भी किया था, तो हम बहुत जल्दी आपको 40 और हेल्थ वेलनेस सेंटर देने जा रहे हैं, 6 हम आपको पॉली क्लिनिक देने जा रहे हैं, और 11 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिए हैं इसी साल में, इसी महीने में भी हमने स्टार्ट किए हैं, और आने वाले 2 या 3 दिनों में उनमें काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये रिक्रूटमेंट्स जो चलती रहेंगी आने वाले टाइम में, आप देखेंगे कि सब डिविजनल लेवल तक हम एटलीस्ट सभी को निरोगी हरियाणा के तहत जो मैंने शुरुआत की थी, मैं बात बता रहा हूँ, उसके साथ हम आपको अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और आपकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस 60 इयर्स की एज तक की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे उसमें महिला हो या पुरुष हो, जहाँ उनके कैंसर तक की या थायराइड जैसी तक की, वो सुविधा हम सब डिविजनल हॉस्पिटल तक आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा चैलेंज, और खासतौर से हम लोग भी अक्सर जब ये इस तरह की खबरों को पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेशली सरकारी अस्पतालों के अंदर सुविधाओं को लेकर के लोग बड़ा कभी कभी डिसअपॉइंट होते हैं। कुछ जगहों पर बेहतर भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हैं परेशानियां। उसको कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करके डील कर रहे हैं कि कहीं डॉक्टर नहीं, या कहीं कोई जाँच की सुविधा नहीं, या फिर और भी बहुत तरह की समस्याएं लोगों को आती हैं, कैसे डील करते हैं उसको आप लोग? अभी जहाँ तक बात करूँ, मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी सिविल हॉस्पिटल्स में या संस्थाओं में डॉक्टर्स की संख्या पूरी है। अभी सिर्फ रेडियोग्राफर का एक और कुछ लैब टेक्नीशियन का इशू था, लैब टेक्नीशियन का भी इशू खत्म हुआ है। रेडियोग्राफर का एक कोई इशू है कोर्ट केस की वजह से, संभवतः आने वाले दिनों में वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। और इसका शायद हमें वो वक्त आ गया है जो आपने शुरुआत में कही थी विजन वाली बात, एक बार फिर मैं वापस आ रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्ट हमें चेंज करना पड़ेगा, एक ही टाइम पर हॉस्पिटल चलाना। हमारा स्टैंडर्ड वही रहा है 9 से 3 या 9 से 4 या 10 से 4, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, मेरे साथी बैठे हुए, ये दोनों टाइम OPD चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा भी वो वक्त आ गया है कि हमें शायद 9 से 4 की बजाय, या वो 6 घंटे की बजाय 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा। और हमें भी लोगों को अपॉइंटमेंट्स और बुलाना वो करना पड़ेगा, लोगों को भी सहयोग हमें लोगों का भी चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में आप चित्रांश आप समझ सकते हैं, जब मना करना बहुत मुश्किल है। आप आइए मेरे साथ चलिए, मैं आज आपको दिखाऊं। हमारी समस्या ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बेड नहीं है। उसके लिए हम हैं सर। नहीं, आप जैसे अधिकारी अगर रहेंगे तो मुझे लगता है इस जिस इनोवेशन की आप बात करें बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार चर्चा अगले कुछ और सेशन में कुछ और मुद्दों पर जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। Presented by Signature Global. Associate Sponsorship, Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner, MD Plastic. Complete your needs. Education partner, Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar, best college in Delhi NCR. Health partner, RV Healthcare Super Specialty Hospital. Bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की। स्वच्छता पार्टनर, इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर। वेन्यू पार्टनर, ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस।